ओके फ्रेंड्स, टुडे अवर टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको ओनली फॉर नीट के रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा भाई थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या याद रखना है। ठीक है। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? भाई थर्मो मीन्स के वन टाइप ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड डायनेमिक्स मीन्स के मूवमेंट, मोशंस। ठीक है। तो मीन्स के आपके एक थर्मल एनर्जी का मोशन, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज दैट द ब्रांच ऑफ द साइंस which deal with the transfer of the heat energy into the mechanical energy or other form of the energy। ख्याल आया? आप एक हीट एनर्जी है आपके पास, वो हीट एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज़ द कंजर्वेशन, इट डिपेंड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जी, एज दिस एनर्जीज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी द डिस्ट्रॉयड। इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। A thermodynamic system is in the aggregates of the externally the large number of the atoms or molecules which are the confines with the certain the boundaries. Thermodynamic systems may be the characteristic by the certain the thermodynamic variable pressure, volume, temperature, mass and density. ठीक है. Okay, the thermodynamic state the variable are said to be the extensive if they indicate the size of the systems, the mass, volume, internal energy, etc. And on the other the branch of thermodynamics, the variable is said to the intensive if they do not the incident the size of the system, pressure, temperature and density, etc. The thermodynamic pressure is the process of the change of the state of the system, the involving the change of the thermodynamic variables. ओके, उसका स्टेट भी चेंज होता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है। टू ग्राफिकली द रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विद द पिलॉट द इंडिकेट द डायग्राम्स, द एरिया अंडर द इंडिकेट डायग्राम इज गिव्स द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। ठीक है। हमने एनसीईआरटी में जो स्टडी किया था इसमें हमने देखा था जो हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसका एरिया जो हम फाइंड आउट करते हैं एक पी इंडिकेटेड डायग्राम में, तो पी डेल्टा वी इट इज नॉन एज द वर्क डन। Thermodynamic system is during the given the process, the when the system undergo the thermodynamic change, the work does either the system of the surrounding or by the surrounding of the system is called the external work। ठीक है। ओके, तो इसकी वर्क डन का जो इक्वेशन हमको मिला था वो हमको पी डेल्टा वी मिला था। देन आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम्स, तो जीरो लॉ हमको क्या बता पाए? जीरो लॉ इज डिपेंड ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम्स और इट्स गिव्स इज द वन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक इट्स टेम्परेचर। ठीक है। वो हमको एक टेम्परेचर की डेफिनेशन भी देता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो ऐसे बताता है कि भाई अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और एक थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम में है तो उसमें से हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हमारी हीट एनर्जी कब ट्रांसफ़र होती है? जब हमारा पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हमारी हीट फ्लो होती है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमारा जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इज गिव द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या बताती है कि भाई हीट फ्लो आपकी कैसे होगी। ठीक है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिपेंड्स ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम्स when there is a no exchange the heat between the two objects placed in the contact when the both are these called in the thermal equilibriums। The general law of thermodynamics according to this law, if the systems A and B is separated by in the adiabatic wall are the separate and the independent in the thermal equilibriums with third system C, then system A and B are also in the state in the thermal equilibrium systems। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ए और बी के बीच में मैंने एडियाबेटिक वॉल लगा दी है। तो एडियाबेटिक वॉल का क्या मीनिंग होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और सी के साथ हमने एक डायथर्मिक वॉल लगाई है। तो ए से सी हमारी हीट ट्रांसफर होती है और सी से बी हमारी हीट ट्रांसफर होती है। बट ये तीन हमारी सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम में है, तो हमारी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो और ए और बी को भी हम क्या बोलेंगे कि भाई दिस इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने से पहले आपको एक थ्री क्वांटिटी देखनी है। वन इज अ वर्क डन, सेकेंड इज द इंटरनल एनर्जी, देन आफ्टर हीट। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई वर्क। तो कंसिडर द सिस्टम्स द हुज द वॉल्यूम कैन चेंज, क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है थर्मोडायनेमिक्स का इट इज़ द डिपेंडेंस इन द ओनली फॉर वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब भी उसका वर्क डन चेंज होगा। ठीक है। तो इट इज़ द कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम्स, a gas, liquid or the solids in the cylinder with the movables, the pistons. The suppose the cylinder has the cross sectional area is A and the pressure extended by the pistons is a force is a P।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके आपको बताया हुआ है कि भाई पिस्टन्स और सिलेंडर का, ठीक है, पिस्टन्स का इसका सिलेंडर का आपको एरिया भी दे रखा है। आपका जब पिस्टन्स मूव होगा तब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम्स ऑन द सराउंडिंग फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आपने पिस्टन्स को हम इसके प्रेस किया तो उस थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेगा dx, तो उसका वर्क डन क्या फाइंड आउट होगा, वर्क डन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप पिस्टन्स का वो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो dx एंड फोर्स आपका है f, तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, प्रेशर के आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे हमने प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा x लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना, आपने डिस्प्लेसमेंट ओनली फॉर dx ही करवाया था, बट आपने पिस्टन्स को मूव कर दिया इसके लार्ज डिस्टेंस में आपने मूव किया है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, dx को आपको सबको एडिशन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे dw की वैल्यू क्या, ठीक है, तो p डेल्टा v, द वर्क डन इज द फिनाइट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द व्यू वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल टू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल। Okay, area under the PV curves indicator that gives the work done by the systems depends on the initial and final the steps. If the volume of the system is increased, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सपेंशन कौन कर रहा है, द एक्सपेंशन इज बाय द गैस, ठीक है। द बाय द गैस द वर्क डन द बाय द सिस्टम इज टेकन इज द पॉजिटिव वर्क डन। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आप ये वाला इक्वेशन में भी देख सकते हो कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आपका वर्क डन आएगा पॉजिटिव। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज अ डिक्रीज, अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम ऑब्वियसली भाई डिक्रीज होने वाला है। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डिफरेंस कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, तो आपका वर्क डन ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव। कंप्रेशन कब होता है, जब हम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको हम कंप्रेस करें, कंप्रेस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देने से आपका वर्क डन आएगा नेगेटिव, ठीक है। देन आफ्टर हम देखते हैं भाई इंटरनल एनर्जी। ओके, इन इंटरनल एनर्जी it is the addition of the kinetic energy and potential energy. The potential energy is responsible for the state of changes and the kinetic energy is responsible for the increase in temperature. अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेम्परेचर इज इंक्रीज इन ओनली फॉर वन फैक्टर इज द वन काइनेटिक एनर्जी, एंड देन आफ्टर changes in the internal energy whenever the object is change the state, like this is solid to liquid and liquid to vapors. In these conditions the temperature is constant, but if the changes in the states, so that if the potential energy changes, the vapor is the potential energy is the maximum is comparison to the liquid and solids. So the internal energy of the system is defined as the sum of the total kinetic energy of all its constituents, the particles, and the sum of all the kinetic energy. All the kinetic energy constitutes the particle and the sum of all the potential energy of the interactions among these particles. Internal energy of the ideal gas is dependent only toward the temperature and do not the pressure in the volume. आइडियल गैस हमने कंसिडर कर रही है, तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज़ द डिपेंडेंस ओनली फॉर द टेम्परेचर, बट इट नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। बट आइडियल गैस नहीं है तब वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर द नॉन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स do not on the temperature but is also on the pressures, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हीट, तो हीट क्या होती है कि बेसिकली हमारी जो हीट होती है इज वन टाइप ऑफ द एनर्जी, इट इज़ द ट्रांसफर फ्रॉम दी वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन द टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन टू दैम्स। अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस अवेलेबल है, दोनों का टेम्परेचर मीन्स के सेम नहीं है, देन आफ्टर हमारी हीट ट्रांसफर होगी एट द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। इट इज नॉन एज अ हीट इज द एनर्जी एंड विच इज द ट्रांसफर्स बिटवीन देम द सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर इज डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बताती है कि भाई आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी जो हीट है, तो हीट इज द वन टाइप ऑफ द एनर्जी, इट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द सम काइंड ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड देन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द सम काइंड ऑफ द वर्क डन. It is known as the first law of the thermodynamics. According to these laws, the heat is given to the systems. The delta Q is equals to the sum of the increase in the internal energy and the work done. Is by the system against the surrounding is the mathematically represents the delta Q is equals to delta U plus delta W. Okay, यहाँ पे एक साइन कंजर्वेशन दिया हुआ है कि भाई आपकी हीट कब पॉजिटिव होगी,
कब नेगेटिव होगी, आपका वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, देन आफ्टर आपकी इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। देखिए जब आप सिस्टम में कोई हीट सप्लाई कर रहे हो, सो दैट हीट साइन इंडिकेट इज अ पॉजिटिव, बट इसमें से आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है, लाइक दिस कंप्रेशन प्रोसेस में आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है, इट इज नॉन एज डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। एंड देन आफ्टर पोटेंशियल internal energy, when the temperature is increased, so that internal energy is increased, and the temperature is decreased, the internal energy is decreased. Then after work done, the work done by the system, like this expansion work done by the systems, by the system में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इट इज़ नॉन एज एक्सपेंशन प्रोसेस एंड प्रेशर आपका डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। देन आफ्टर वर्क डन कब नेगेटिव होगा, जब हम कंप्रेशन करेंगे तब वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज वर्क डन इज नेगेटिव। देन आफ्टर हम प्रोसेस देखने वाले थे जो हमने एनसीईआरटी में भी देखा कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस हमने वन देखी थी एंड सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं आइसोथर्मल के बारे में आपको मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसको बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज अ टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखना है तो आप कौन सी वॉल कंसिडर करोगे, डायथर्मिक वॉल या एडियाबैटिक वॉल। ऑब्वियसली डायथर्मिक वॉल, क्योंकि हीट इज इजीली कैन बी ट्रांसफर। ओके, दिस प्रोसेस इज अ वेरी स्मॉल, ये प्रोसेस आपकी स्मॉल होती है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड हियर्स द एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग इज अलाउड। यहाँ पे हीट ट्रांसफर होना अलाउड है। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपने वॉल ही कंसिडर की है डायथर्मिक, सो दैट हीट ऑब्वियसली आपकी इसका ट्रांसफर हो सकती है। ओके, देन आफ्टर आपको पीवी डायग्राम में इंडिकेट करना कि भाई दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेट इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ किया और हमने यहाँ पे दो प्रोसेस हमने ड्रॉ की है। तो मीन्स के जिसका वॉल्यूम और प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई T1 और T2 यहाँ पे दोनों ड्रॉ किए हैं, तो ऑब्वियसली T1 का टेम्परेचर लार्ज होगा। एज द टेम्परेचर इज रिमेन द कॉन्स्टेंट एंड द आइसोथर्मल प्रोसेस इज पर द बॉयस लॉ। अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं भाई बॉयस लॉ। हमने आगे मीन्स के केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करते हो। सो दैट P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/V, सो दैट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द स्लोप ऑफ द PV कर्व्स, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे आप ऐसा एक स्लोप कंसिडर कर दोगे तो स्लोप आप फाइंड आउट करने के लिए आप टेंजेंट का यूज़ करते हो। तो टेंजेंट का यूज़ करके टेन थीटा का मीनिंग ही होता है कि भाई वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल्स, मीन्स के यहाँ पे वर्टिकल में आपने लिखा हुआ है P और हॉरिजॉन्टल में आपने लिखा हुआ है V, और आपका स्लोप आएगा नेगेटिव। सो दैट डेल्टा P अपन डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V। मैंने एनसीईआरटी में आपको एक कैलकुलेशन करके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो एरिया अंडर द आइसोथर्मल गिव्स द वैल्यू ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ आपका आप एरिया फाइंड आउट करोगे ना तो आपको एक वर्क डन मिलेगा, क्योंकि एरिया कैसे आप निकालेंगे। देखिए ये पॉइंट आपका ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दो, ए वाली पॉइंट को आप कैसे लाइन ड्रॉ कर दो। ए वाला जो एरिया आपको मिला, दिस एरिया इज इंडिकेट दिस वर्क डन, बिकॉज द एरिया, यहाँ पे आप ग्राफ में जो एरिया कंसिडर करते हो तो एरिया का क्या मीनिंग होता है, दोनों क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इट इज नॉन एज अ वर्क डन। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट, ओके, तो मोलार स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे हीट हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, बट यहाँ का टेम्परेचर हम क्या लेने वाले हैं, 0, क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ख्याल आया। तो यहाँ पे हीट का मीन्स के इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ऐसा होता है ना। इसमें से आपने एक एस को आपने मीन्स के सब्जेक्टिव बना दिया। यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, या इसलिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन ही होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें से आपको सी को सब्जेक्टिव बना दिया, देन आपका ऐसा इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगा। इसमें से डेल्टा टी मीन्स के चेंज ऑफ द टेम्परेचर इज 0, सो दैट मोलर स्पेसिफिक हीट 0 इन्फिनाइट, सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट इज इन्फिनाइट। बेसिक स्पेसिफिक हीट का मीन्स का डेफिनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ऐसी होती है कि भाई हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, दिस मटेरियल को आपको एक 1 किलोग्राम कंसिडर करना है, और 1 किलोग्राम मटेरियल को मीन्स का टेम्परेचर आपको राइज करना है 1 डिग्री,
तो आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो, इट इज़ नॉट एज ए स्पेसिफिक हीट, बट यहाँ पे तो टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने डायथर्मिक वॉल यूज़ किया। जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करके जाओगे तो डायथर्मिक से आपकी हीट ट्रांसफर होकर दूसरे सराउंडिंग में चली जाएगी। ख्याल आया? तो बट आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो आपका नहीं इंक्रीज होगा, आप इन्फिनाइट तक हीट सप्लाई कर दो तो भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक कितनी आ रही है, इन्फिनाइट आ रही है। ठीक है, ओके। ध्यान आप हमको देखना है कि भाई वर्क डन ऑन द आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने वर्क डन का भी आपको मैंने इसका एक इक्वेशन सोल्व करके दिया हो। इक्वेशन ऐसे ही आया था, म्यू आर टी इज लॉग V2 अपॉन V1। V2 का मीनिंग यहाँ पे है कि भाई फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सिंस द डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, हैंस द डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपका डेल्टा टी आपने मिस का टेम्परेचर आपने क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे जीरो है ना, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे तो आपका कोई स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। अगर स्टेट चेंज नहीं होने वाला है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी। तो ओनली फॉर आपकी जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट आपका यहाँ पे देखें कि भाई डेल्टा टी भी जीरो आ रहा है, इसका आपका टेम्परेचर भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो उसकी इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका पूरे का पूरा जो आप हीट है, अब जितने भी हीट सप्लाई कर दोगे वो पूरे की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक हीट को एक वर्क डन में कन्वर्ट करनी है, मीन्स के हीट को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, तो कौन सी प्रोसेस बेस्ट रहेगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि आपने 100 जूल सपोज के आपने एनर्जी सप्लाई की, हीट एनर्जी, तो वर्क डन भी 100 जूल का ही करके देगा। ठीक है, इसमें बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो जीरो हो रही है। चला या Thus, the heat supplied to the system in the isothermal process is the integral used to do work against the external surrounding. देन आप लोग हमको सेकेंड प्रोसेस देखनी है, एडियाबेटिक प्रोसेस। आपने एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने देखा था कि भाई हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो इसलिए आप कौन सी भाई वॉल यूज़ करने वाले हो? डायथर्मिक वॉल आप नहीं यूज़ करोगे, बट आप एडियाथर्मिक वॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एडियाबेटिक थर्मल यूज़ करने से आपकी जो बॉडी होगी वो इंसुलेटिंग हो जाएगी, मीन्स के इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ओके, देन आप वो जो स्पीड हमारी मीन्स के हमारी जो प्रोसेस थी वो एक सडन प्रोसेस थी। ठीक है, ओके। देन आप हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इन दैट द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज द हीट ऑफ द सिस्टम विथ द सराउंडिंग, बट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, दस इन द एडियाबेटिक प्रोसेस द पीवीटी चेंज बट डेल्टा क्यू इज जीरो, द इंटीरियर इज रिमेन द कॉन्स्टेंट्स। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो जब आपको पीवी इंडिकेटर डायग्राम में आपको अगर दो प्रोसेस दिए दी है कि भाई वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सेकंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई स्लोप का, तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होगा इस कंपेरिजन टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ओके। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन देखते हैं। ओके, हम देख रहे थे कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन, तो एडियाबेटिक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था कि भाई पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था, बट यहाँ पे आ रहा है पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का डिस्टेंस इसके रिलेशनशिप निकालना चाहते हो तो इसका रिलेशनशिप एक ऐसे निकलेगा कि भाई टी वी रेस टू गामा -1। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप निकालना चाहते हो, आप कोई भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो। ठीक है, और सभी सारे मैंने रिलेशनशिप आपको एक कैलकुलेशन करके मैंने एनसीईआरटी की जब मैं थियरी में स्टडी करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो टी रेस टू गामा और पी रेस टू 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे तीन प्रोसेस होती है। ठीक है, और तीन प्रोसेस मिसका आपको एडियाबेटिक की फाइंड आउट करनी है तो ऐसा आपका इक्वेशन मिलता है। देन आफ्टर आपको एक मोलार स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे हीट भी नहीं ट्रांसफर हो रही है तो स्पेसिफिक हीट क्या आने वाली है? जीरो। तो मोलार स्पेसिफिक हीट भी क्या आ रही है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आ गई जीरो। देखिए कि भाई डेल्टा क्यू इक्वल टू हमारा इक्वेशन होता है ना एम सी डेल्टा टी। ओके, तो इसमें से हमने सी को सब्जेक्ट ही बना दिया, तो ध्यान आफ्टर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी, सो द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट भी क्या बन गई? जीरो। देन आफ्टर स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस हमने आइसोथर्मल का भी स्लोप फाइंड आउट किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आपने फाइंड आउट करके बताया था कि भाई -p इंटू डेल्टा वी आपको फाइंड आउट हुआ। तो वैसे आप एडियाबेटिक का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो।
ओके, एडियाबेटिक आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपका इक्वेशन निकलेगा भाई गामा इंटू पी इंटू डेल्टा वी। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे गामा इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए आपका जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है इट इज़ द मैक्सिमम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ओके, देन आपने वर्क डन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पे आपको इक्वेशन निकाला है कि भाई डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू V1 टू V2 एंड पी डेल्टा वी। ओके, तो आप यहाँ पे पी मीन्स के आपने यहाँ पे पी का इक्वेशन यहाँ पे आपने कंसिडर किया हो कि म्यू आर अपॉन गामा -1 और इंटू डेल्टा वी मीन्स के आपने टी आई और माइनस टी एफ। ओके, तो ऐसे आपने डेल्टा टी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। उसका भी वर्कडन कैसे निकलता है मैंने आपको मीन्स के पहले प्रोसेस में मैंने एनसीईआरटी की बुक में मैंने आपको बताया है, ये इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपांशन, देखो यहाँ पे एक्सपांशन वर्ड यूज हुआ है, एक्सपांशन वर्ड यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, सो दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा। हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज फॉल्स, क्योंकि आपका टेम्परेचर एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होती है कि भाई एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज ऑलवेज द ऑक्यूपेंट्स विद द कूलिंग सिस्टम, ठीक है। एक्सपेंशन जब होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब होगा तब वो एक आपको एक मिस्टेक कूलिंग मिस्टेक फाइंड आउट करके देगा। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स सिंस द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 तो एडियाबेटिक प्रोसेस हैंस द डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। चला है आपको, तो ऐसे आपके एक प्रोसेस मैंने वो भी मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की हुई है। देन आपका फ्री एक्सपांशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच द डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 hence is according to the first law of the thermodynamics delta U is also 0 the final the any initial volume of the internal energy are equals, it is known as the free expansion, ठीक है। फाइनल ऑल मीन्स के इनिशियल आपकी जो एनर्जी है वो इक्वल हो गई है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे भाई फ्री एक्सपांशन। देन अपन हमको थर्ड प्रोसेस देखनी है आइसोसोरिक प्रोसेस। मैंने ओनली फॉर एनसीईआरटी में आइसोसोरिक प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है वही मैंने एक्सप्लेन किया था, बट इसमें आपने डीप में स्टडी नहीं किया था, बट मैं यहाँ पे आपको डीप में मैं बताऊंगा, ठीक है। आइसोसोरिक प्रोसेस का मीनिंग होता है द वॉल्यूम इज अ कॉन्स्टेंस, ठीक है। इज दैट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द वॉल्यूम इज रिमेन कॉन्स्टेंस, ठीक है। तो आइसोसोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट होता है तो पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, मीन्स के अगर पी आपका इंक्रीज होगा तो टी पी इंक्रीज होगा और पी आपका डिक्रीज होगा तो टी पी डिक्रीज होने वाला है, सो दैट पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फाइंड आउट होगा। चला है पी अपॉन टी का मीन्स का जो ग्राफ आएगा वो कॉन्स्टेंट फाइंड आउट होगा। ओके, आपको एक इंडिकेटर डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है पी एंड वी का बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि भाई आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है बट आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इस वाली प्रोसेस में आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और इस वाली प्रेशर में आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, चला है, बट वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सो दैट टेम्परेचर भी क्या होने वाला है भाई इंक्रीज, और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होने वाला है डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे फिगर की रिप्रेजेंट में आपको मिसके मैंने स्लोप जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई शो द आइसोटोमिक हीटिंग द ग्राफ इन द विच द प्रेशर द इंक्रीज द टेम्परेचर इज अ इंक्रीज, तो ये उसका बोलेंगे भाई हीटिंग ग्राफ। डेल्टा क्यू इज अ पॉजिटिव एंड डेल्टा यू इज अ पॉजिटिव द सिमिलर्स। शो द सेकंड ग्राफ में हमने देखा था कि भाई प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो आइसोटोमिक द कूलिंग ग्राफ उसको हम बोलेंगे भाई उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसलिए, ठीक है। In which the pressure decrease the temperature decrease the delta Q is negative and delta U is negative, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना तो डेल्टा यू पर आपका डिक्रीज होगा। अगर डेल्टा यू मीन्स के इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई, क्यों इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, ठीक है, तो डेल्टा यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स के डेल्टा यू का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा क्यू का भी साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। देन पर उसका वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, तो बट यहाँ पे तो वॉल्यूम कैसा है भाई कांस्टेंट, सो दैट वर्क डन 0 आएगा। Molar specific heat of the gas under the isosoric the conditions, the molar specific heat of the constant volume F by 2 into R is a gas constant and F is a degree of freedom, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो F इज द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हैज द डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। Hence, according to the first law of the thermodynamics, we have the delta QV is equal to delta U। तो आपके डेल्टा U का इक्वेशन क्या होता है,
एम सी डेल्टा टी, तो यहाँ पे म्यू सी डेल्टा टी एंड देन आप यहाँ पे आप म्यू सी वी की वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर सकते हो म्यू आर अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी। ये भी हमारा वर्क डन मीन्स के ऐसे भी हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। इज दैट द प्रोसेस इज इन विच द प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट। ये वाली प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हेज इन द आइसोबेरिक द प्रोसेस इज द गिव द मास ऑफ द गैस इज द वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। तो ए वाली प्रोसेस में क्या होगा, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इससे डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इंडिकेटर द डायग्राम, तो पी वी इंडिकेटर डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ कि भाई फर्स्ट वाला में आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड वाला में आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ग्राफ इज रिप्रेजेंट इज द आइसो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका प्रेशर तो कांस्टेंट ही और यहाँ पे भी आपका प्रेशर कांस्टेंट ही है। देन आफ्टर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है इन आइसोबेरिक प्रोसेस का, तो यहाँ पे वर्क डन आपका फाइंड आउट होगा कि बाई पी वी एफ माइनस पी वाई, क्योंकि वॉल्यूम आपका चेंज होने वाला है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो आपने आगे पहला मेयर्स इक्वेशन में आपने देखा था कि भाई सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर आती है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू क्या आएगी, सी बी प्लस आर। तो सी बी यहाँ पे आपने देखा था, सी वी का इक्वेशन आया था एफ बाई टू इंटू आर, तो प्लस आपको 1 कर देना है, ठीक है। ओके, तो +1 की दीजिए तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सी बी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू पी एक कांस्टेंट प्रेशर का है, ठीक है, तो म्यू सी पी डेल्टा टी था। ओके, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर, ठीक है। तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, दिस इज अ मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया ही हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कुछ देता नहीं है बट ओनली फॉर वही बताता है आपको कि भाई ये प्रोसेस हमारी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया था भाई सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट ने, तो सेल्सियस स्टेटमेंट ये भी मैंने आपको बताया ही हुआ है कि भाई इट इज़ द इम्पॉसिबल फॉर द सेल्फ एक्टिंग मशीन्स द वर्किंग इन द साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू वाटर बॉडी। ऐसे पॉसिबल नहीं होता, बट ऐसे आपको पॉसिबल करना है तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करना पड़ता है, मीन्स के एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि आपका मीन्स के हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी की हीट ट्रांसफ़र होती है, बट लोअर से अगर आपको एक हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा एक वर्क डन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक्सटर्नल एजेंसी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन आफ्टर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, it is the impossible to design and the engines which the extracts the heat from the reservoir and the fully the converted into the works without the producing any other the effect। वो हमको क्या बताती है कि भाई हमारा मीन्स के टोटल हमारी एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स के हमारा जो इंजन है तो इंजन वो पूरे की पूरी एफिशिएंसी से हमारा वर्क डन नहीं कर पाता। सिंपल द सेकंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज दैट नो हीट इंजन्स द कैन हैव द एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू दी 1, मीन्स के वो का एफिशिएंसी उसकी 1 नहीं हो सकती, ठीक है। देन आप हमको देखना है कि भाई रिवर्सिबल्स एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम किसको बोलते हैं कि भाई जिस पाथ में हम गए थे, जिस पाथ में हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमारा चेंजेस हुआ था, इसी पाथ में हम रिटर्न आएंगे, मीन्स के हम रिटर्न प्रोसेस करेंगे तो वही पाथ हमारा मीन्स के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो पैरामीटर था वही सेम टू सेम पैरामीटर हमको वापस मिलेगा। दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वापस नहीं मिलता इट इज़ नोन एज अ इनरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, the reversible process that means if the process take up the path A to B, then on the reversing is the conditions in come back to the by the B to A, the thermal the process however the cannot be the reversibles, it could the reversibles is the change in the external is the small। तो ऐसा यहाँ पे चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं इनरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देन आप हमको देखना है कि भाई हीट इंजन्स। ओके, तो हीट इंजन वन टाइप ऑफ द डिवाइस इट इज द यूजर टू हीट इंजन टू द वर्क डन्स, मीन्स का हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक सिंपल सा एक डिवाइस यूज कर रहे हो और दिस डिवाइस इज नोन एज द हीट इंजन। ओके, तो इसमें आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वन इज अ रिजर्वर टैंक एंड सेकेंड इज अ सिंक टैंक। तो रिजर्वर टैंक हम किसको बोलेंगे भाई, जिसका सोर्स ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलेंगे भाई रिजर्वर, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसमें से आप थोड़ी भी हीट एनर्जी यूज़ कर लोगे देन आफ्टर भी उसकी हीट एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आता है। लाइक दिस हमारा
सन में से जो हमारी सन रे आ रही है, सन रे में आपने अगर आपका एक सोलर कुकर आपने डिवाइस लगा दिया और आपने फूड पका दिया, देन आप उसकी एनर्जी इतनी कम नहीं होती है, अभी भी वो इतनी एनर्जी दे रहे हैं। ख्याल आया? तो सोर्स ऑफ हीट हम सन यूज कर सन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम उसको बोलेंगे भाई रिजर्वर। तो रिजर्वर का टेम्परेचर कैन नॉट बी मिस्टेक डिक्रीज, उसका टेम्परेचर कभी भी आप डिक्रीज नहीं कर पाते हो। जैसे और वैसे ही हमारी एक सिंक टैंक होती है, सिंक टैंक में क्या होती है कि लाइक दिस एटमॉस्फेयर, अगर आप एक एटमॉस्फेयर में आपने एक गर्म चाय का एक कप लिया है, तो आपकी टी एक मिस्टेक क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि इसमें से आपकी हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गए, एक मिसके आपके कप में से एक सराउंड में जाने लगी आपकी हीट। तो ओबियसली हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एरिया लार्ज है, उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ख्याल आया? जैसे हमारा इसका टेम्परेचर हमारा सिंक का कभी भी इंक्रीज नहीं होता और रिजर्वर का टेम्परेचर कभी भी डिक्रीज नहीं होता। ओके, हम देखते हैं भाई हीट इंजिन्स। The heat engine is a device in which the system undergoes the cyclic the process is reserving the conservation of the heat into the work, but उसको भी एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। इफ द Q1 इज द हीट द एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द हीट सोर्स, पहले हम एक हमारा जो सोर्स है एक रिजर्वर है, तो रिजर्वर में से हम थोड़ी सी हीट हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, इज वाटर द रिजर्वर्स, एंड द Q2 इज द हीट इज रिलेटेड टू द सिंक। तो यहाँ पे आपका मिस के एक करेक्टरिस्टिक अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई हीट का फ्लो होना जरूरी है, ठीक है। तो यह एक हॉट बॉडी में से एक कोल्ड मिस के एक स्मॉल टेम्परेचर वाली बॉडी में आपका हीट फ्लोना जरूरी है, ठीक है। हीट का फ्लो जरूरी है, हीट के पास मिस का एक वेलोसिटी होना जरूरी है, तभी जब वेलोसिटी आएगी तब भी आपका हीट इंजन वर्क करेगा, ठीक है। इज द हीट इज द रिलीज टू द सिंक्स द colder the reservoirs and the work output of the engine in a one cycle is W. Then the efficiency of the engines eta is given by, तो efficiency आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई यहाँ पे आपको एक मैकेनिकली वर्क मिलता है, तो मैकेनिकली वर्क कितना मिलता है, आप कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, देन आपको कितना वर्क डन फाइंड आउट करता है। तो आपकी एफिशिएंसी का इक्वेशन होता है कि भाई आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आप आउटपुट क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एक वर्क डन, और इनपुट क्या कर रहे हो, इनपुट क्या कर रहे हो आप, एक एनर्जी, ठीक है। तो Q1 एनर्जी आपने इनपुट की और आउटपुट आपको मिला एक वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है कि भाई चेंज ऑफ मीन्स का आपकी हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, आपने हीट सप्लाई की मीन्स का Q1 और आपने रिजेक्ट कर दी Q2, पर इसमें जो डिफरेंस आएगा इट इज नॉन एज द वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, तो Q1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो कार्नोट इंजन किस प्रोसेस को मिस के फॉलो करता है, एक कार्नोट जो प्रोसेस होती है, कार्नोट नाम का साइंटिस्ट ने जो प्रोसेस दिया था, एक वेरिएबल मिस के हमारा जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक वेरिएबल होके 1 स्टेप 2 स्टेप एंड वापस वो एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस इन विच द सिस्टम इज अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस द रिजल्टिंग in the conservation of the heat into the work. If the Q1 is the heat absorbed from the heat source, what are the reservoirs? The Q2 is the heat released to the sink. आप हीट कहाँ से मिस के एब्जॉर्ब करोगे, एक रिजर्वर में से, और कहाँ पे आप इसके रिलीज करते हो कि एक सिंक में। एंड द वर्क आउटपुट ऑफ द engines in the one cycle is W, then the efficiency of the engine eta is given by. तो उसकी एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगी, उसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी W अपॉन Q1, ठीक है। ओके, जैसे आपने आगे देखा था ऐसा। ओके, द कार्नोट इंजन इज अ थियोरिटिकल द आइडियल द हीट इंजन द वर्किंग इन द रिवर्सिबल द साइकिल्स and the process the operating the between the two temperature T1 is the heat source and T2 is the heat sinks. The Carnot cycle is a consistent of the two isothermal process. फर्स्ट जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी दिस आइसोथर्मल इज एक्सपांशन, एंड सेकंड जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी दिस आइसोथर्मल इज कंप्रेशन, ठीक है। एंड ऐसी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जब हमारा मीन्स के सिलेंडर हम एक इंसुलेटिंग पैड पे रखेंगे, तब हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस भी 2 टाइप की होती है, वन इज एडियाबेटिक एक्सपांशन एंड सेकेंड इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। ओके, then after यहाँ पे is a cycle is a consistent of the two isothermal process connected by two adiabatic process, and the show in the figures the efficiency of the Carnot cycle is given by. Okay, तो eta is equals to W upon Q1,
सो दैट 1 माइनस T2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ऐसे आपका यहाँ पे एक पीवी इंडिकेटर ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपका कौन सी प्रोसेस होती है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। देन आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन आप देख रहे हो, तो दिस प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, देन आफ्टर दिस प्रोसेस इज अ सडनली प्रोसेस, देन आफ्टर वापस होगी मीन्स के ऐसे आप एरो इंडिकेट करते हो, तो दिस एरो इज शो इज अ कंप्रेशन प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज अ आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस बिकॉज दिस प्रोसेस इज अ स्लो। देन आफ्टर सडनली आपका मीन्स के प्रेशर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एडियाबेटिक प्रोसेस बट कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं न्यू टॉपिक रेफ्रिजरेटर। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में आप क्या करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर, इट इज अ रिवर्स ऑफ द हीट इंजिन्स। तो हम हीट इंजन में क्या कर रहे हैं, हम हीट का फ्लो कैसे करवा रहे थे, एक रिजर्वर टू सिंक, बट यहाँ पे आपका हीट का फ्लो कैसे होगा भाई, सिंक टू रिजर्वर, मीन्स का आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। ख्याल आया, आपको एक वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा, पहले वर्क डन बाय द सिस्टम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि भाई रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स द हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, द वर्क इज डन ऑन इट and the work done together with the heat is absorbed is rejected to the source. In ideal, the refrigerators can be the regards as the Carnot's areas, the heat engines the working is the reverse direction। तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। आपको क्या करना है कि भाई सिंक में से आपको टेम्परेचर हीट, सिंक में से आपको हीट मीन्स के एब्जॉर्ब करनी है। तो सिंक में से कैसे हीट एब्जॉर्ब करेंगे भाई, सिंक में से आपका जो सिंक होता है वो रेफ्रिजरेटर होता है, और एटमॉस्फेयर होता है, एक आपका रिजर्वर होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, सिंक में से हीट कंसीडर मीन्स के एब्जॉर्ब की एक हीट पंप लगा के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, आपने कितनी हीट मीन्स के एब्जॉर्ब की, सिंक में से आपने कितनी हीट निकाल दिया, अगर सिंक में से आपने हीट निकाल दिया तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज, तो उसका टेम्परेचर आपको क्या करना है, डिक्रीज, इसलिए आपने कितना वर्क डन किया, ख्याल आया। तो ये हमारा आउटपुट हुआ और ये हमारा हुआ इनपुट, तो Q2 अपॉन W, और W इज इक्वल टू होती है Q1 माइनस Q2। ये दोनों के बीच का हीट का ट्रांसफर कितना है, मीन्स के हीट का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू हमको मिला T2 अपॉन T1 माइनस, आप अल्फा भी लिख सकते हो और बीटा भी लिख सकते हो, मैंने एनसीटर में अल्फा लिखा था, ठीक है। तो ऐसे मीन्स के उसका रिलेशनशिप हमने निकाला था, किसका रिलेशनशिप, द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, उसका हमने रिलेशनशिप निकाला था। तो ऐसा उसका रिलेशनशिप भी हमको निकला था, ठीक है। ओके।